नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रकरण जिसका नाम है वीर गाथा काल या देश भाषा काव्य, जिसका समय काल है 1050 से 1375। तो आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से जो आदिकाल में प्रकरण नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 2 को समाप्त किए, जिसका नाम था अपभ्रंश काव्य। ठीक है, और एक बार पूरा रिकैप करवाना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत किया था जब क्लास ये, तो हम लोग उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको शुरुआत किया था। और इसमें हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोग प्रकरण वाइज पढ़ेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, ताकि इस पुस्तक को फिर दोबारा पढ़ने के लिए ये समझना ना पड़े कि कैसे पढ़ना है, और हम लोग बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लास भी शुरुआत किया था, जिसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ा था आदिकाल का, जो प्रकरण नंबर 1 था। फिर दूसरा था प्रकरण इसका अपभ्रंश काव्य। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रकरण है जो आज से शुरुआत हो रही है, तो प्रकरण नंबर 3 है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकरण होगा प्रकरण नंबर 4, वो लास्ट होगा आदिकाल का, तो वीरगाथा काल या फुटकल रचनाएं उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम लोग, और देख लेते हैं प्रकरण 3 में वो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां है उससे संबंधित ये नोट्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इसमें आप लोग देख सकते हैं आदि काल के प्रकरण नंबर 3 में, कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहो रास स्वभाव में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल क्यों कहा है अपनी पुस्तक में इस काल को देश भाषा काव्य या वीरगाथा काल, तो ये आप लोग इस पंक्ति से समझ सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पे वो इस काल को वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिसका मृत्यु सन 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का ही केंद्र हो रहा था। कनौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। ठीक है, आगे है पंक्तियाँ कि उधर ही भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है वह आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ था। तो ठीक है, ये आप लोग मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जो रासो काव्य है उसका आविर्भाव किस भूभाग की तरफ हुआ था, तो आप लोग इस पंक्ति से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि तीसरा पॉइंट वो कौन सा है। तीसरा पॉइंट है आपके सामने कि हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। जिस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीरगाथाओं की उन्नति ही संभव थी। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का उद्भव हो रहा था, उस समय जो था वो लड़ाई और भिड़ाई का ही समय था। तो जो सबसे पहला ये इसमें प्रकरण का नाम दिए शुक्ल जी, उसी के आधार पर दिया, जिसका नाम वो वीरगाथा काल कहते हैं। बाद में आकर हजारी प्रसाद द्विवेदी डिबेट होता है और उसमें वो उसे आदिकाल नाम देते हैं, तो जिसको सर्वमान्य भी माना गया है। लेकिन इसका नाम जो दिए थे शुक्ल जी ने उसको वीरगाथा काल दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था।
मतलब वो समय बीत चुका था कि राजा का दरबार में, जैसे दरबारी कवि नहीं कहते हैं, तो वैसे ही कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रट गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वह सम्मान पाता था। ठीक है, तो अब ये झूठी कह सकते हैं कि जो कवि वगैरह थे जो झूठे राजा का बखान करके पैसा पाते थे, वो समय बीत चुका था। अब ऐसा समय आ चुका था, वो समय ऐसा था कि जो रण क्षेत्र में जाके जो सैनिक थे उनका उत्साह बढ़ाए या राजा का पराक्रम और विजय के बारे में गान करे, उस कवि को अब सम्मान मिलता था दरबार में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशस्ति मूलक काव्य वीरगाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। तो आइए देखते हैं क्या विशेषताएं थी वीरगाथाओं की मुख्य विशेषता। तो वो पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जैसे पहला है कि 2 रूपों में मिलता है। जो वीरगाथाओं का मुख्य विशेषता ये 2 रूपों में मिलता है। पहला है प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में और दूसरा है वीर गीतों के रूप में। ठीक है, तो आइए और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे वीर रस के पद प्रचलित दोहों की बजाय प्रायः छप्पे में लिखे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप की वीरगाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। यूरोप की वीरगाथाओं की तरह ही मुख्य विषय इस समय का जो वीरगाथा काल था इसका प्रेम और युद्ध रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता है, पर गौण रूप से, मतलब अधिक रूप से प्रधान वीर रस ही होता है। तो इस समय के जो विशेषता थी वो वीरगाथा काल, मतलब कह सकते हैं कि वीर रस प्रधान था। इस समय में श्रृंगारता थी लेकिन वो मिश्रण था और बहुत ही नाम मात्र के बराबर था। ठीक है, चलिए इसी क्रम में और भी इसकी विशेषता देखते हैं वीरगाथा काल की कुछ पॉइंट्स। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रधान रस वीर ही रहता था, केवल सहायक के रूप में रहता था। ठीक है, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को कि श्रृंगार जो था, श्रृंगारता मिश्रण के रूप में या नाम मात्र के बराबर रहता था। ठीक है, जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री का कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। ठीक है, जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सीधे सीधे लिखा है कि जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न करके रूपवती, मतलब स्त्री कि किसी स्त्री के चलते लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ दर्शाया जाता था। और यही इस पंक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जहाँ राजनीतिक लड़ाई भी होती थी वहाँ उसको न दर्शा के ये दर्शाया जाता था। देखिए यहाँ लिख रहा है कि वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न करके कोई रूपवती स्त्री के कारण का कल्पित करके रचना की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स रहा। आइए एक और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं वीरगाथा काल की विशेषता में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासो काव्य के प्रायः सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य, मतलब अभी तक मिले नहीं हैं ही है, और जो प्राप्त भी है उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने में उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा। ठीक है, तो पहले जैसी उनमें परंपरा थी जैसे भट्ट चारण जीविका में, ये बाद में फिर
हेर फेर होने लगा, बदलने लगा। तो ये शुक्ल जी अपनी पुस्तक में इस बात पे विचार किए हैं, रखे हैं और इस चीज़ को वो अपनी पुस्तक में समझाए भी हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित भी किया है। तो आप लोग जो पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें मोटे मोटे लाइन में या अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इस काल के बारे में, वीरगाथा काल के बारे में, कि इस प्रकरण में जो प्रकरण नंबर 3 है, इस प्रकरण के बारे में है कि इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है। अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे खुमान रासो दलपत विजय लिखे थे, विशलदेव रासो जिसको नरपत हिनाल द्वारा रचित था, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, जय चंद्र प्रकाश भट्ट के दार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, और पलमाल रासो जगनिक और रणमल छंद श्रीधर। तो ये रचनाओं के नाम भी याद कर लीजिएगा और इनके रचयिता कौन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही वीरगाथा काल के बारे में ही। इसमें अभी कुछ शेष भी है, हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा प्रकरण है, तो हमने सोचा कि इसको छोटे छोटे भागों टुकड़ों में पढ़ के चले। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास आप लोग को बता दें, उसमें हम लोग जैसे खुमान रासो है, उसके बाद विशलदेव रासो है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अभी जैसे हम लोग ये देखें चंद बरदाई, उसके बाद जो आता है नाम भट्ट केदार हैं, और इसी के पश्चात जैसे और भी जो इसमें कवि हैं उनके बारे में हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। जैसा कि इस प्रकरण में है, शुक्ल जी की जो पुस्तक है इनके बारे में बताया गया है, जगनिक के बारे में, श्रीधर के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। तो हम लोग उन पे भी नोट्स तैयार करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही 2-2 पेज 3-3 पेज हम लोग पूरी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, उसको समाप्त करेंगे, ताकि पढ़ते भी चले और एक अच्छा सा हम लोगों के पास नोट्स भी तैयार हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से ऐसे ही आप लोग बने रहिए। जो हमारे दोस्त हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग आने वाले समय में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत जो है उससे संबंधित पूरा नोट्स तैयार कर सके, और ऐसा नोट्स तैयार करें कि फिर पुस्तक को बार बार रिविज़न के लिए बार बार पुस्तक ना उठाना पड़े। जो ये हम लोग का नोट्स है उससे ही हम लोग अपना एक अच्छा सा नोट्स बना लें, जो परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी हो और कम समय में इस पुस्तक को अच्छे से हम लोग कवर कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।